चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। आइए देखिए स्क्रीन पर। ये आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चलिए, प्रांजल शुक्ला सब ठीक है? ठीक पढ़ा जाएंगे। सचिन कुशवाहा स्टार्ट करिए। चलिए, उदाहरण नंबर 10 सभी लोग रीड करिए। बच्चे लोग सभी पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर जो 10 है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर ही आधारित है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये सवाल रेडी किया गया है, उसको समझ सकते हैं जो डेरिवेशन आप लोगों ने किए थे। देखो, ये प्लस माइनस 10 माइक्रो कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस दो ध्रुव के अक्ष पर दो ध्रुव के केंद्र से, ठीक है, एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है। इसका मान है प्लस 10 माइक्रो कूलाम और इसका मान है माइनस 10 माइक्रो कूलाम। और दोनों के बीच की दूरी ये है, चित्र में आप लोग देख सकते हैं। दोनों के बीच की दूरी को 12 मान लीजिए, ठीक। और इसी 12 का मान 5 मिलीमीटर दिया गया। 5 मिलीमीटर का मतलब 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। पहले पॉइंट में देखो क्या पूछा गया है। इस दो ध्रुव के अक्ष पर दो ध्रुव के केंद्र ओ से चित्र ए में दर्शाए अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से, ये शब्द याद रखना, केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आर बराबर इसमें हो गया बेटा 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो देखो, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में बेटा ध्यान रखिए, आप लोग, मैंने कहा था सूत्र नहीं लगा सकते डायरेक्ट, सूत्र का उपयोग नहीं कर सकते। एक एक पार्ट को आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए, पहले में, वैसे मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो YouTube पर बच्चे जुड़े हैं, वैसे ये मेन क्लास गूगल मीट पर है। अब YouTube में अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन अब नहीं कर सकता, इतना मैंने ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इसी मीट पर ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम इस पर यहाँ से देखते हैं, ये चित्र ही इसका उपयोग कर लें। इसके केंद्र से ये दूरी है r, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस बिंदु पर। तो देखो, पहले मान लो जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी, और जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण बाहर की ओर होगी। तो देखो, इधर वाली मान लो प्लस क्यू के कारण E1 और माइनस क्यू के कारण E2। इस पर ये ध्यान रखना। तो ये जब आप इस तरीके से मान लेंगे तो रिजल्ट देखो क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों को इस पर पहले माइनस क्यू के लिए लिख लेते हैं। किसके लिए लिखें? तुरंत आप लोग भी सॉल्व करते जाएं रफ में, यानी कि माइनस 10 माइक्रो कूलाम के कारण, या प्लस के लिए लिखो, प्लस के लिए E1 माना तो E1 पहले लिख लिया जाए।
तो E1। अब देखो इस प्लस आवेश से इससे जो डिस्टेंस है इसकी वो हो जाएगी R-L, ध्यान रखना। और इसमें 2L का मान है 5 गुणा 10 की घात -3 मीटर, तो इसमें L का जो मान हो जाएगा वो 5/2 गुणा 10 की घात -3 मीटर हो जाएगा। समझ गए बेटा? तो अब प्लस Q के कारण जब लिखोगे तो E1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 Q। तो Q देखो क्या है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 की घात -6 और बटे में R²। तो R का मान है इतनी डिस्टेंस का मान है कितना R-L। तो R का मान कितना दिया गया है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 गुणा 10 की घात -2 माइनस 5/2 गुणा 10 की घात -3, ये लिखेंगे। इसके बाद देखो E1 बराबर सॉल्व करेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा 10 गुणा 10 की घात ये था, तो 10 इधर आ जाएगा सीधा सीधा 10 की घात -5। नीचे सॉल्व कर लो पहले। नीचे है 5 गुणा 10 की घात, यहाँ पे है 2 और ये 15 गुणा सॉरी, और ये है 2.5 और गुणा 10 की घात -3। तो इनको पहले 10 की घातों में एक साथ कन्वर्ट कर लो। देखो 15 गुणा 10 की घात -3 है, माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा 2.5 और गुणा 10 की घात माइनस यहाँ सॉरी -2 है, यहाँ -3। तो अब देखो इसको चाहे जिसको कन्वर्ट कर लो, अगर इसको -2 बताना है तो यहाँ पर एक और पॉइंट बढ़ा दीजिए, ऐसे कर दें E1 बराबर E1 इक्वल टू 9 गुणा 10 की घात 4 बटे 15 माइनस 0.25 और गुणा हो जाएगा 10 की घात -2, ये ऊपर चला जाएगा 9 गुणा 10 की घात 6 और बटे में इससे इसको घटा दो, दशमलव आएगा, यहाँ 0 0 कर दोगे तो कितना बचेगा 10 में से 5 तो 5, यहाँ 9 में से 2 7 और यहाँ बच जाएगा 14.75 और ऊपर हो जाएगा गुणा 10 की घात 6। तो अब बता बेटा इसका मान कितना आएगा पूरा सॉल्व करके। हाँ यश त्रिवेदी 14.7। स्क्रीन में जिसके सवाल नहीं आ रहा वो मेरे आईडी को टिक करें। मेरे स्क्रीन में तो आ रहा है, आप लोग देखिए। इसका भाग दे के बताओ कितना हो जाएगा। 9 का भाग 9 में भाग लगाओ 14.75 का, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग में 0.61 इंटू 10 की घात 6 न्यूटन प्रति कूलम, या इसको हम लिख सकते हैं 6.0 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये पहला मान आ गया इसका। स्क्रीन बेटा उसी मेरे वाली विंडो को टच करिए, जो मैं शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, बस उसी को टच कर दीजिए आप लोग। 3 स्क्रीनें होंगी, एक स्क्रीन शेयर वाली होगी जिसमें स्क्रीन दिखाई दे रही है जो मैं बता रहा हूँ।
अब बताओ बेटा, ये आ गया सबको? 10 की पावर 6.1, सॉरी लिखेंगे यहाँ 1। आ गया सबको? तो ये आ गया तुम्हारा 6 गुणा 6.1 या 6 गुणा 10 की घात 5, इसकी वैल्यू लगभग निकल आई। देखिए आगे, अब E2 का मान निकाला जाए। हाँ, E2 का मान देखो, अब -10 माइक्रो कूलाम के कारण, इसी में आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या होगा, E2 बराबर, बच्चे ध्यान दें, E2 बराबर स्क्रीन पर देखें, E2 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, और ये वही रहेगा 10 गुणा 10 की घात -6, और यहाँ पर बटे में। अब इधर देखो, ये हो जाएगा R प्लस एल। कितना हो जाएगा? R प्लस एल, यानी कि 15 गुणा 10 की घात -2 और प्लस 2.5 गुणा 10 की घात -3। तो इसको भी, अब इसको हम कर देंगे ऐसे। देखो घातें ऊपर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 10 की घात -5 बचेंगी, तो यहाँ हो जाएंगी 4, यहाँ 4 हो जाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 4 बटे में, यहाँ पे आ जाएगा 15.25 गुणा 10 की घात -2। तो ऊपर से आ गया 9 बटे 15.25, और गुणा में 10 की घात बन जाएगा 6। तो अब ये भाग दे के बताओ बेटा, भाग दे के फटाफट बच्चे बताएं। जिनको दिक्कत हो रही वो यूट्यूब में ज्वाइन कर लें। 9 का में भाग लगाना है अब 15.25 का, तो वैल्यू आ जाएगी 0.59। देखो E2 का मान आ गया 0.59 गुणा 10 की घात 6 या 5.9 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये सभी को समझ में आ गया? बताओ बेटा, सभी को क्लियर हो गया? तो अब देखो, अब इसी पहला सवाल पूरा हो जाता है। पहला सवाल अब कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट का मतलब ये है कि यश त्रिवेदी समझ में आ गया, प्रांजल। अब इनको अभी पूरा सवाल नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पर हमें तीव्रता निकालनी थी, लेकिन अब ये मान देखना है कि किसका मान बड़ा निकला, E2 बड़ा निकला या E1। बताओ बेटा, E1 का मान बड़ा निकला? निकला। तो जब E1 का मान बड़ा निकला तो E1 की वैल्यू है कितनी, यानी E1 इज ग्रेटर देन E2, ये निकला। चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, चूंकि
E1 इज ग्रेटर देन E2, इसलिए E बराबर, दोनों की डायरेक्शन चूंकि एक दूसरे के विपरीत हैं, तो E1 माइनस E2। अब E1 का मान है 6.1 गुणा 10⁵ और माइनस E2 का मान है 5.9 गुणा 10⁵। तो कितना बचेगा? 0.2 गुणा 10⁵ या 2 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये आंसर बन जाएगा आपका इस पहले पार्ट का, 2 गुणा 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? E1 की ओर। ठीक, चलिए दूसरा पार्ट। अब दूसरे पार्ट का चित्र यही समझ लो। चित्र में क्या है, देखो ये दो ध्रुव है। अब इसकी निरक्षीय स्थिति में निकालनी है यहाँ पर, तो समझ गए होंगे। इसके कारण प्लस के कारण बाहर की ओर और इसके कारण अंदर की ओर इस प्रकार से निकलेगी। तो ये दो ध्रुव बन रहा है। तो जब दो ध्रुव बन रहा है तो इसके लिए ये डिस्टेंस दर्शाए अनुसार गुजरने वाली रेखा से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इस पर भी निकालनी है। इसमें भी आर का मान 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो इसकी वैल्यू जो है आगे कैलकुलेट करते हैं, सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरा पार्ट बताया जाए। हाँ, बाहर की तरफ होगी बेटा, बाहर की तरफ। अब दूसरे पार्ट पे आइए, बी पार्ट पर। देखो यहाँ मैं चित्र बना के बताता हूँ। ये एक द्विध्रुव है, इस पर जो आवेश है इधर प्लस का है, सॉरी माइनस का है। पहला जो आवेश है ये -10 माइक्रो कूलम का, और ये आवेश है प्लस 10 माइक्रो कूलम का। और इससे यहाँ से लंबार्धक कर दिया गया, ये मान लो R। ठीक है, यहाँ पे निकालना है। तो इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र और प्लस के कारण भी इस पर वैद्युत क्षेत्र, ये तो प्लस के कारण तो बेटा हो जाता है बाहर की ओर, सीधा चला जाएगा। इसको तुरंत मान लो E1। अब प्रश्न ये रहेगा कि इसका मान, यानी ये भुजा और ये भुजा, ये मध्य बिंदु, ये आपस में बराबर रहेंगे। तो जब ये बेटा बराबर रहेंगे, ये देखो ये बराबर रहेंगी, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको सवाल में पहले से दे रखी है। वो कितनी दी है बेटा, बताओ? 5 मिलीमीटर। दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 मिलीमीटर है, यानी कि 12 इक्वल टू तो है 5 मिलीमीटर, या 5 गुणा 10⁻³ मीटर। तो L इक्वल टू क्या बन जाएगा, 5/2 या 2.5 गुणा 10⁻³ मीटर। तो अब देखो,
और ये आर, ये वैल्यू आर है, ठीक है। तो आर का मान है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, ये हो जाएगा। तो अब हमें निकालनी क्या है कि ये ए, बी और ये बी, ये भुजा निकालनी है और ये भुजा, दोनों आपस में बराबर होंगी बेटा। अब देखो ये, हाँ, अब माइनस के कारण जो हमने वो लिखा हुआ है, माइनस के कारण, ये माइनस है तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर हो जाएगा, उसको हम लिख लेंगे E2, और इसका परिणामी भी इस डायरेक्शन में बन जाएगा, ये, जिसको हम लिखेंगे E। समझ गए? तो ये जो कोण होगा और ये जो कोण होगा, वही ये वाला कोण होगा, वही ये कोण होगा, ठीक। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, ये ध्यान रखिए चित्र में। तो अब देखो, अब हमें एपी और बीपी के मान निकालने हैं। तो एपी बराबर बेटा क्या हो जाएगा, एपी बराबर बीपी और बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, या तो इसी को अभी ऐसे ही बना रखो, सीधे सूत्र में बाद में सॉल्व करके इनका मान निकाल लेंगे। देखो, इसको बिल्कुल डेरिवेशन की तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरे तरीके से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माइनस, या सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण, तो E1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। और E2 बराबर, जो E2 का मान निकलेगा, E2 का माइनस क्यू के कारण, वो हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू अपॉन ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, देखो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों मान आपस में बराबर हो गए। दोनों मान आपस में कैसे हो गए, बराबर। तो जब ये मान बेटा बराबर हो गए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि E1 बराबर E2, तो अब देखो मैंने उस दिन बताया था कि जब ये ऐसे परिणामी बनाया जाता है तो इसका घटक जो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा E1 cos थीटा, और इसका जो ये घटक हो जाएगा वो E2 cos थीटा हो जाएगा। तो दोनों के घटक जब लोगे तो देखो परिणामी क्या बन जाएगा बेटा, परिणामी आपका बन जाएगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब देखिए दोनों बराबर हैं तो 2E1 cos थीटा, समझ गए। अब यहाँ पर 2 गुणा E1 का मान आएगा 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू में यहाँ चित्र देखो, यहाँ से कॉस थीटा का मान निकाल लो। चित्र से कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है एल और कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब मान रखोगे तो ये हो जाएगा एल बटे अंडर रूट, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते, देखो एक बार बना लिख दीजिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अब देखो ऊपर 2 गुणा 9 गुणा 10 की घात 9 और Q इंटू एल और बटे में आ जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, ये मान आ जाएंगे। अब बस इसमें सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिए। आगे सॉल्व करिए बेटा। 2 गुणा तो ये हो गया 18 गुणा 10 की घात 9 और ये आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात -6 और एल का जो मान है वो लिखा जाएगा 2.5 गुणा 10 की घात -3 और पूरे के बटे बन जाएगा बेटा कितना, देखो सॉल्व करना है इसको। आर स्क्वायर की जगह पर लिखाओगे 15 गुणा 10 की घात स्क्वायर और प्लस एल की जगह लिखोगे 2.5 गुणा 10 की घात -3 का होल स्क्वायर और पूरे की होल घात 3/2। अब इसको बेटा सॉल्व करो बच्चे। कौन सा लड़का बताएगा इसको सॉल्व करके? बताओ। नहीं लिया जाएगा माइनस। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका जो मान निकलेगा वो परिणामी रूप से पूरा जितनी वैल्यू निकले इसको सॉल्व कर लेना। आप लोग पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको, इसका रिजल्ट निकाल लेना है जो भी आए। अब देखो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ। दूसरे तरीके मैंने कहा था कि यदि एल का मान आर की तुलना में बहुत छोटा हो तो हम डायरेक्ट सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखो बेटा एल का मान है 2.5, यानी कि इसको हम 0.0 में लिखें 0.025 मीटर। और आर की वैल्यू अगर हम लिखें
तो आर की वैल्यू बेटा हो जाएगी 0.15 मीटर। तो यहाँ पर ये रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट हमें बताते हैं कि आर इज ग्रेटर देन एल, ये रिजल्ट हमें बता रहा। तो बेटा जब रिजल्ट ये बताए, ठीक है, अलग अलग करोगे और ये रिजल्ट जब आपको बता रहा है, तो आप अच्छी स्थिति के लिए जो सूत्र हमने ऐसे अलग अलग करके निकाला है, तो अब आपको, आप लोगों को इसमें ऐसी परिस्थितियों में समय गुजारने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सूत्र का उपयोग आएगा, 9 बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 2p अपॉन आर क्यूब, और जो p है उसको बेटा लिखोगे q इंटू, p को क्या लिखोगे q इंटू 2l, ये ठीक। इसको मान रख के सॉल्व कर दोगे, डायरेक्ट मान आ जाएगा। बस इससे आप लोगों को अभी कॉपी में जब सॉल्व करोगे, ये मेथड सॉल्व करोगे, आर वाला, आर इज ग्रेटर देन, ठीक है। और ये जो सॉल्व करोगे, ये निरक्षीय स्थिति का जो फार्मूला हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसके लिए बेटा सूत्र बनेगा E बराबर 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है, P अपॉन आर क्यूब। बस आर क्यूब एक बार निकालना है, 2 बार सॉल्व कर देना, ठीक है। जो वैल्यू वहां निकलेगी उसका हो जाएगा यहाँ पर आधा। ठीक, बताओ बेटा, आ जाएगा सबको? सबको आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए अब आगे देखा जाए। ये सभी को समझ में आ गया? अगला सवाल पढ़ाया जाए। हाँ, यूट्यूब में भी बच्चे जुड़े हुए कि नहीं जुड़े हुए? अब उनको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, उनके साथ जो हो रहा हो वो समझें। आ गया? चलो बेटा, अब अगला सवाल, 11 नंबर सवाल। इस पर एक लड़के ने एक बार प्रश्न पूछा था, देखो इसको एक बार एक प्रश्न पूछा था एक लड़के ने, इसको कहते घन में जो है ये क्या हो जाता है। अब से एक साहू, नेक्स्ट सवाल, बहुत अच्छे। चलिए चित्र में देखो, 1.27 में विद्युत क्षेत्र EX, देखिए एक्स अक्ष वाला, EX बराबर एल्फा x की पावर 1/2, y अक्ष पर EY बराबर 0, z अक्ष पर EZ बराबर 0, जिसमें अल्फा का मान बेटा दिया गया है। ये न्यूटन प्रति कूलम ये दिया गया है, इसका ये अजीब तरीके से दिया गया है। न्यूटन प्रति कूलम, m की पावर 1/, यानी मीटर की पावर 1, ऐसे दिया गया कुछ। ये हो गया। चलिए अब देखो पहला पार्ट, इसमें ये पूछ रहा है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स और घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए।
और जिसमें ए की वैल्यू दी गई, यहाँ ए और दिया गया, ए बराबर 0.1 मीटर। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, यहाँ से अल्फा की वैल्यू लिख दी गई, ये चित्र देख रहे हो, ये मान, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू, इसका न्यूटन प्रति कूलम और इसका मीटर की पावर 1/2, तो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लिखा। अब आइए सॉल्यूशन, फटाफट देखिए सॉल्यूशन नंबर ए का। समझो चित्र, तुम लोग बहुत समझदार हो, चित्र को बारीकी से समझना है। यहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये वाला फलक जो सामने देख रहे हो, इसकी डिस्टेंस ए है, और मूल बिंदु से दूसरा जो इसका आगे वाला जो एक्स अक्ष की दिशा में, धन दिशा में है, उसका फलक है 2a। ये अब देखो, क्षेत्र केवल, वैद्युत क्षेत्र केवल इस डायरेक्शन में है, यहाँ। तो जब इस डायरेक्शन में है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल भी इधर होगा, इस पृष्ठ का, इस वाले का। ठीक है, इसका तो पृष्ठ क्षेत्रफल ए वेक्टर इधर हो जाएगा। तो जब ए वेक्टर इधर हो जाएगा, इसका देखो, इसका इधर होगा। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल इधर, लेकिन इसमें जो क्षेत्र की डायरेक्शन है वो ऐसी रहेगी, विपरीत हो जाएगी इधर की ओर। यहाँ पर जब हम इस पृष्ठ पर बात करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा और क्षेत्रफल सदिश इधर की ओर होगा। तो बेटा देखो, अब इनकी बात करो, इनकी, इसका क्षेत्रफल इधर और वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, तो इनके बीच का कोण 90, ये समझ गए होंगे। ठीक, ऐसे नीचे का भी रहेगा, ये वाले फलक का ए वेक्टर इस डायरेक्शन में और क्षेत्र इस डायरेक्शन में, इनके बीच का कोण 90 अंश, और ये ई वेक्टर। चित्र समझ गए, सवाल सॉल्व हो गया। चित्र समझ गए सभी? चित्र अगर समझ गए तो अब बस सवाल समझ गए। अब देखो, जिनसे वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, यानी कि हम लिखेंगे एक्स अक्ष के अंदिश फलकों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। सचिन कुशवाहा दोबारा कह रहा, फिगर समझा दो, दोबारा समझ लो। अगर फिगर समझ गए तो सब कुछ समझ गए। देखो दोबारा से, ये हम ऊपर से उल्टा से समझाते हैं। वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर ई एक्स इधर वाला दिया गया, ई एक्स एक्स अक्ष वाला, एल्फा एक्स की पावर 1/2, और ये सभी वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पर भी 0, यानी ऊपर की ओर भी 0 है, और नीचे की ओर भी 0, यानी लंबवत डायरेक्शन में भी 0 है। तो अब देखो, यहां समझो, ये एक फलक है, ये जैसे यहां हम अलग बना दे, ऊपर वाला, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ऊपर की ओर होगा और वैद्युत क्षेत्र इधर होगा। तो इनके बीच का कोण बेटा 90 अंश हो जाएगा। ये ए वेक्टर, और इसमें एक्स अक्ष पर है ये, तो इधर होगा ई वेक्टर। तो ये कोण हो गया तुम्हारा 90। तो जब ई और ए के बीच का कोण 90 अंश होता है, तो यहाँ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होगा वो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर फाई इक्वल टू 0 बन जाएगा। ऐसी कंडीशन यहाँ रहेगी। ए क्षेत्रफल नीचे की ओर, क्षेत्र की दिशा इधर एक्स अक्ष पर, इनके बीच का कोण 90,
ये, तो यहाँ से भी गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा शून्य। इधर देखो, इसका क्षेत्रफल भी इधर और वैद्युत क्षेत्र भी इधर। इसमें बस समझ लो, ये वाले क्षेत्रफल की डायरेक्शन, क्षेत्रफल सदिश इधर होगा और जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इधर होगा। तो इनमें दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, तो यहाँ पर थीटा बराबर बन जाएगा 180 अंश, यहाँ थीटा बराबर बनेगा 0। तो बस ये 90 अंश वाले ये पृष्ठ बेकार हो गए, इनसे वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे आप लोग लिख सकते हो चित्रानुसार। सॉल्यूशन देखिए, चित्रानुसार एक्स अक्ष के अनुदिश पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स देखो, टोटल फाई ई बराबर, घन से पूछ रहा, इनका 0 हो गया। अब इसका देखो, उधर वाला लिखोगे, इधर वाला ये वो लिखोगे ई ए cos 0 प्लस ये वाला लिखोगे इसका ई ए cos 180 अंश। तो ई ए और प्लस इसका मान हो जाएगा -1। कितना बन जाएगा? -1 बन जाएगा। तो देखो, इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इन पर वैद्युत क्षेत्र के परिमाण बदल जाएंगे ये, और ये डिस्टेंस लिखना भूल गए दोबारा में। तो इस पर लिखोगे बेटा, इधर लिख देना EX और इधर लिख देना EX डैश, ये EX इधर EX डैश। तो देखो, इसको दोबारा ये लाइन लिखते हैं, आई ई बराबर EX A प्लस EX डैश A, ठीक, और इनटू में -1। तो -1 तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो, देखो माइनस, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख सकते हो। माइनस ये बन जाएगा। अब आप लोगों को EX का मान दिया गया है ये, लेकिन EX जो वैल्यू है वो अब उसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए यहाँ तक है EX, तो उसके लिए मान जो हो जाएगा वो 2A हो जाएगा। 2A क्या हो जाएगा? 2A। समझ गए बात? ये वैद्युत क्षेत्र जो एक्स अक्ष पे दे रखा, अब इसको नहीं लोगे। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो देखो, दूसरे मान हम ले लेते, रुक जाओ, डाउट हो रहा होगा अभी तुम लोगों को। यहाँ पर और यहाँ पर हटा दो सब, ये लो E1 E2 ले लो, ठीक है, E1 और ये E2, E1 और ये E2, ये ले लो। यानी यहाँ पर बन रहा है तुम्हारा E1, और ये यहाँ पर जो क्षेत्र है
वो बन रहा है E2। अब समझो तुम्हें लिखना कैसे है, ये देखो ऐसे क्षेत्र लिखना है, तो इसके आधार पर जब E1 लिखोगे तो अल्फा, तो x बराबर हो जाएगा E1 के लिए 2a, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो E1 का मान हो जाएगा 4 अल्फा a स्क्वायर, तथा E2 यहाँ से कितनी दूरी पर है, a, तो E2 बराबर लिखोगे बेटा अल्फा a, अरे सॉरी पावर है 1/2, गलत हो गया, गलत, ये गलत हो गया मान, यहाँ से पावर 1/2 लगेगी, इस पर भी पावर 1/2 लगेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू अब आप यहाँ देखो E1 बराबर हो जाएगा अल्फा 2a की पावर 1/2, और E2 बराबर हो जाएगा अल्फा a की पावर 1/2, ठीक। तो अब देखो यही मान इसमें आप पुटअप कर दो फटाफट, ये इस जगह पर E1 की जगह पर क्या लिखो, अल्फा 2a की पावर 1/2 माइनस E2 की जगह क्या लिखो, अल्फा a, और यहाँ कॉमन कर देंगे बाद में, अल्फा a की पावर 1/2, और पूरे के कॉमन बन जाएगा, या पहले यहीं लिख लो a इंटू ए। अब कुछ राशियां कॉमन आ जाएंगी, तो जो कॉमन राशियां हैं वो कहाँ लिख दोगे बेटा, बाहर अल्फा आ जाएगा कॉमन, और क्या क्या कॉमन बन जाएगा बताओ, a की पावर 1/2 बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा, ये सब कॉमन बन जाएंगे, और कैपिटल A कॉमन बन जाएगा। तो कैपिटल A बेटा जब कॉमन बनेगा तो आप जानते हो ये पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार, ये पृष्ठ कैसा है, वर्गाकार है, तो वर्गाकार है, तो क्षेत्रफल का मान a स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। तो पहले चलो लिख लो अल्फा a, अंदर बचेगा 2a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, ठीक। अल्फा इसके स्थान पर ए स्क्वायर लिख दें, क्योंकि कैपिटल ए बराबर ए स्क्वायर। अब देखो अंदर इसको जब सॉल्व करोगे तो ए की पावर 1/2 और कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा इंटू ए की पावर 1/2, और अंदर हो गया √2 - 1, ठीक। ये तो अब बाहर हो गया फाई ई बराबर अल्फा ए की पावर 2, ये पहले से है, तो 2 और 4 यानी कि 5/2, और इंटू में 1.414 और -1। अब अल्फा का मान सवाल में तुमको दिया है, ये देखो 800 गुणा ए का मान दिया है 0.1 मीटर, 0.1, तो 0.1 का मतलब हो गया 10 की घात, सीधे लिख सकते हैं -1, और इस पर पावर है 5/2, और इधर से आ जाएगा 0.414। तो इसको बेटा जब सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा इसका आंसर। लगा लोगे, बताओ, सभी को आ जाएगा, बताओ बच्चों।
फटाफट बताइए कमेंट करके। ध्यान रखें, ये इसीलिए ये इस तरीके से ये प्लस ये एस प्लस एस ये लिखे जाते हैं, फाई 1 प्लस फाई 2। फिगर अगर समझोगे तभी मजा आएगा। अब दूसरे में पूछ रहा है, इसी में दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि यहां मैं लगा दे रहा हूं, घन के भीतर आवेश। तो इसको गॉस की प्रमेय से सॉल्व करना है। आई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से, तो क्यू बराबर आई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आई का मान ये निकल आया है, बस इसको आगे सॉल्व कर दोगे 1.05 इंटू 8.85 गुणा 10 की घात माइनस कितना होता है 12 और मात्रक लिख दोगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने पर 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, ये बी पार्ट हो जाएगा। तो बताओ बेटा, ये सबको समझ में आ गया? समझ गए? अब आइए अगला सवाल। देखिए, कोई वैद्युत क्षेत्र है धनात्मक एक्स अक्ष के लिए, धनात्मक एक्स दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक एक्स के लिए ऋणात्मक एक्स दिशा में एक समान है। तो ये बेटा देखो, चित्र को और किताब उठाइए, उसमें फिगर एक बना हुआ है, या जो भी रिजल्ट हैं वो सब किताब से देखिए। ठीक, तो कोई वैद्युत क्षेत्र है धनात्मक एक्स के लिए, धनात्मक एक्स दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक एक्स के लिए ऋणात्मक एक्स दिशा में भी एक समान है। मतलब दोनों ओर उसने बता दिया एक समान है, एक्स अक्ष पर भी एक समान और वाई अक्ष पर भी एक समान। देखो बेटा, सॉरी, एक्स अक्ष ऋणात्मक, जैसे ये है एक्स अक्ष धन का और इधर है एक्स अक्ष ऋण का। तो दोनों ओर बेटा ये मान इसके बराबर हैं, इधर भी, और ये इधर मान ले हम इसका मूल बिंदु है O, और यही मान इधर भी है, ये एक्स डैश मान लीजिए। ठीक, अब कह रहा है यह दिया गया है कि E बराबर दिया गया है E बराबर 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, जबकि x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि x इज ग्रेट, ये आई कैप लगा है तो ये समझ लो वेक्टर है। ये मान कब है? जब x का मान 0 से बड़ा है। और दूसरा मान है E बराबर E वेक्टर बराबर माइनस 200 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ये कब है? जब x इज लेस देन 0। ठीक,
ये शर्तें बहुत ध्यान से समझना है। इसमें माइनस का चिन्ह वेक्टर है, इसलिए माइनस का चिन्ह प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। और माइनस का चिन्ह आप लोग समझते हैं केवल बस दिशा को प्रदर्शित कराएगा, इसके परिमाण को नहीं। तो देखो ये माइनस का चिन्ह हमें बता रहा है कि ये मान एक्स अक्ष की ऋण दिशा का है और ये मान एक्स अक्ष की धन दिशा का है। आगे कह रहा है 20 सेंटीमीटर लंबे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवृत्तीय सिलेंडर का केंद्र मूल बिंदु पर है। चित्र में देख सकते हो। चित्र बना लिया जाए। ये एक बेलन है, ये इसकी अक्ष है, ये इसका मूल बिंदु है। ये तो मूल बिंदु है, तो यहाँ से वाई अक्ष और यहीं से सॉरी एक्स अक्ष और यहीं से एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ठीक, ये मूल बिंदु हो गया। इसकी पूरी लंबाई है बेटा 20 सेंटीमीटर और इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो हो जाएगी, दी गई है कितनी 5 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस जो इसकी हो जाएगी। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, इनके और क्वेश्चन और ले ले। लंब मूल बिंदु पर है तथा इस अक्ष एक्स के इस प्रकार अनुदेश है कि इसका एक फलक, ठीक है, +10, यानी कि ये तो समझ रहे होगे इधर की डिस्टेंस आप लोग जानते हो, ज्योमेट्री में पढ़ा है, ये x = +10 लिखी जाएगी और ये इधर वाली जो है ये लिखी जाएगी x = -10 सेंटीमीटर। तो अब कहता है कि प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा, यानी कि जो चपटा है ये वाला, ये चित्र देखो, ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों से बेटा पूछा है उसने। यहाँ पर E इस दिशा में है और यहाँ पर E इस दिशा में है, ध्यान देना। तो अब देखो, एक हमने बताए थे, डेरिवेशन कराए थे कि तुरंत क्या करो, गॉसियन पृष्ठ इसको जो है छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लो। तो जब डिवाइड कर लोगे तो बताओ, इसके लिए जब फ्लक्स लिखोगे इसके लिए, तो ये इसका पृष्ठ क्षेत्रफल डीए वेक्टर इधर हो जाएगा और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इधर डीए वेक्टर इधर हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, तो जब फलकों से निकालना है बिंदु डाल दो, तुरंत बिंदु मान लो इसमें, ये P हो गया, ये P' हो गया और जो वक्र पृष्ठ वाला है उसको मान लो कहीं पर Q मान लेना, यहाँ पर ये Q हो गया। ठीक, तो वक्र पृष्ठ की तो बात की बात है, केवल हमें पहले चपटे से निकालना है। तो चपटे से जब निकालेंगे तो देखो I P बराबर E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, बात समझना, E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। तो अब क्या है बेटा, E वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। अब इसमें चित्र आप लोग कॉपी में देख सकते हो, चित्र सभी आप कॉपी में देख लीजिए। एक्स अक्ष की धन दिशा यानी एक्स अक्ष पर
आई कैप एकांक सदिश होता है। कितना होता है बेटा? आई कैप, आई कैप एकांक सदिश होता है। ठीक है, तो आई कैप जब एकांक सदिश है तो वैल्यू बताओ क्या लिखेंगे? देख लो, बहुत साधारण, ई डी ए कॉस 0, तो ई डी ए, समझ गए? तो अब बताओ, ई का मान तो 200 है और ये पृष्ठ है वृत्तीय पृष्ठ, तो कितना बन जाएगा? आई पी बराबर 200 गुणा पाई आर स्क्वायर, और आर का मान चित्र में 5 सेंटीमीटर बताया ही गया है। तो 200 गुणा 3.14, और इसका देखो आर बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -2 मीटर। इसका जब वर्ग करोगे तो 25 गुणा 10 की घात -4 मीटर 4 हो जाएगा। तो इसको कुल मिला के जब सॉल्व कर दोगे तो रिजल्ट आएगा प्लस का 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसको बताओ, समझ गए? मयंक मिश्रा 1 लिखा, एक क्यों लिखा बेटा? अच्छा, उसका एकांक सदिश का मान, ठीक ठीक, बहुत अच्छे। अब आइए देखो, इसी प्रकार इस पर निकालोगे। इसी प्रकार 5p डैश बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो इसके लिए वैल्यू हो जाएगी आपकी ई डी ए, इसमें भी चूंकि 0 रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो, अब कहोगे यहाँ माइनस लिखा था, क्या कहोगे? माइनस। तो जब बेटा माइनस लिखा था तो एक उसका भी क्षेत्रफल का भी मान माइनस आ जाएगा। हमें केवल यहाँ पर परिमाण से है तात्पर्य। देखो इधर इसका परिमाण ई बराबर यहाँ से 200 न्यूटन प्रति मीटर न्यूटन प्रति कूलाम होगा, और यहाँ से भी 200 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। ऊपर सवाल में दे भी रखा है, ठीक। तो इसकी भी वैल्यू बेटा वही आ जाएगी, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये मान आ जाएंगे दोनों। अब देखो दूसरा पार्ट ये है, सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो पार्श्व का मतलब वक्र पृष्ठ। तो देखो ये जैसे वक्र पृष्ठ है बेलन का, ठीक। तो इससे अगर हम देखेंगे कोई पृष्ठ काटें तो इसका क्षेत्रफल जैसे डेरिवेशन में बताया था, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल डी ए वेक्टर इधर हो जाएगा और क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है, ई वेक्टर। तो इनके बीच का कोण 90 बन जाएगा, और जब 90 होता है तो cos 90 का मान 0 हो जाता है। तो बी में जब लिखोगे तो फाई क्यू बराबर, क्यू मान लिया है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ई डी ए ई डी ए कॉस 90, और cos 90 का मान 0 हो जाएगा। तो पार्श्व से गुजरने वाला 0,
इसके बाद सी में सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना होगा, तो नेट जब उसने पूछा है यानी कुल संपूर्ण, सी नंबर संपूर्ण फ्लक्स तो संपूर्ण फ्लक्स बेटा कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ दो, फाई ई बराबर आई पी प्लस फाई पी डैश और प्लस फाई क्यू। तो ये 1.57 प्लस 1.57 और प्लस 0, तो ये तुम्हारा मान बन जाएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये आ गया सी का। अब इसके बाद कह रहा सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है, तो जब कुल फ्लक्स आप लोगों ने ज्ञात कर लिया है तो अब नेट आवेश ज्ञात करने में क्या दिक्कत है, किसी को कोई समस्या आएगी बताओ। कुल आवेश ज्ञात कर लिया, अब नेट आवेश क्या है, देखो डी पार्ट है, डी पार्ट में नेट आवेश तो फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बराबर फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान 3.14 और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। जब इसका गुणा करोगे तो बेटा 2.78 गुणा 10⁻⁻11 कूलम मिल जाएगा। आ जाएंगे बताओ अब सबको, बोलो फटाक से, किसी को कोई दिक्कत। बस आज के लिए सेशन फिर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। बताइए सबको समझ में आ गए सवाल।